पेज नंबर 1026। ये हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, तो इसमें आ जाए। अच्छा भाई, अब हम पढ़ने लगे हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। अब हम पढ़ने लगे हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में ये होता है कि पुराना एसेट जा रहा होता है और नया एसेट आ रहा होता है। तो जब पुराना एसेट जा रहा होता है, नया एसेट आ रहा होता है, उसमें हमने देखना ये होता है कि हमें किसकी फेयर वैल्यू गिवन है। असूली तौर पर हमें चाहिए होती है पुराने की फेयर वैल्यू, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड की थीम ये नहीं है कि जो चीज आप ले रहे हैं वो बाजार में कितने की है। हमारे स्टैंडर्ड की थीम ये है जो चीज आप लेने गए हैं उसको कितने में लिया है। कितने में लिया है से मुराद है पुराना मोबाइल आप दे रहे हैं दुकान पर और पैसे दे रहे हैं, तो डेट इज द प्राइस ऑफ न्यू मोबाइल। स्टैंडर्ड ये चाहता है कि डेट इज द प्राइस ऑफ न्यू मोबाइल। नए मोबाइल के ऊपर जो टैग लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, जो बिल बनाए, वो उसकी प्राइस नहीं है। प्राइस वो है जो पुराने की हो जमा कैश पेड। ओके, तो डेट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ assets. Okay. A fair value of both assets, अगर दोनों एसेट्स की कभी आपको फेयर वैल्यू दे दें और फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड एसेट इज गिवन, ये दोनों आइडियल सर्कमस्टांसेस है। दोनों की दे दे तो भी आपने ढूंढना पुराने की फेयर वैल्यू को वेट देना है, और अगर सिर्फ नए की फेयर वैल्यू दे, सिर्फ पुराने की फेयर वैल्यू दे और नए की ना दे तो भी कोई मसला नहीं, हमारा मसला हल है। तो ये आइडियल सर्कमस्टांस है जिसमें दोनों की फेयर वैल्यू दे दे या सिर्फ पुराने मोबाइल की फेयर वैल्यू दे दे। हम क्या किया करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड प्लस करेंगे अगर कैश को क्या किया पे, और अगर पुराना बहुत हैवी एसेट था और नया बड़ा हल्का फुल्का एसेट था तो फिर शायद कैश हमें उल्टा क्या हो, रिसीव हो, उसको फिर माइनस कर देंगे। अच्छा, ये वाली लाइन अभी छोड़ें। और अगर ये फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन और एग्जाम में पेपर में सिर्फ नए एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है, तो फिर अब क्या करें, मजबूरी में कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। फिर कैश कूश को इन्वॉल्व नहीं करना अपने बीच में, फिर कैश को इन्वॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज नॉट गिवन, अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन ना हो, यानी कि पुराने की भी फेयर वैल्यू गिवन नहीं और नए की भी फेयर वैल्यू गिवन नहीं, या ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की कमी पाई जा रही है। ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की कमी क्या होती है? ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की कमी यह होती है कि मिसाल के तौर पर सर उमैर और सर आसिफ आपस में अपनी गाड़ी एक्सचेंज कर लेते हैं। वो दोनों एक ही मॉडल की थी, बस दोनों का कलर डिफरेंस था। कि मिसाल, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ अजीब सी, कि मिसाल के तौर पर रिश्तेदार आ रहे हैं, जरा उन पर रोब शोब डालेंगे, यार दो दो गाड़ियाँ रखी हुई हैं और ये है और वो है और इस तरह का। इसी तरह कई ट्रक बनाने वाली कंपनीज, ट्रक वाली कंपनीज जो कि ट्रक डिलीवरीज के तौर पे काम देती हैं, वो दूसरों से ट्रक चेंज करती रहती हैं। मकसद ये होता है कि ऐसे कस्टमर्स पे रोब डालना, यार हमारे पास बड़े ट्रक हैं और हम ये हैं वो हैं, हम बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तो इस तरह कुछ लोग अपने एसेट्स को चेंज करते रहते हैं। इसी तरह जो है, जिस दुकान पे कस्टमर्स आते रहते हैं, वो कुछ चीज़ें उन्होंने दुकान पे रखी होती हैं, तो वो कस्टमर्स के आने की वजह से साथ वाले दुकानदार से कहते हैं जरा तुम अपने वाली चीज़ हमारी तरफ भेज दो, हम अपने। तो इस तरह कस्टमर समझते पता नहीं इनकी क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं इनके पास और क्या। तो इसमें सिर्फ कस्टमर पे रोप डालना मकसूद होता है, कोई कमर्शियल नियत मकसूद नहीं होती। तो अगर कभी ऐसा कोई बिजनेसमैन हरकत कर ले, कैसी हरकत करे? इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज नॉट गिवन, अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू कभी आपको पेपर में मिसिंग हो, या ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की क्या पाई जा रही हो, कमी पाई जा रही हो। सवाल लिख दे कि ये दोनों बातें अलग हैं, या दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं, या सवाल लिख दे कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत की क्या पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है। इन दोनों सूरतों के अंदर द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट शेल बी इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस एनी
कैश पेड, तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड में प्लस आपने कैश पे करते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल, हमारे ओल्ड एसेट की कॉस्ट है 200 रुपए और अकाउंट रिडक्शन है 80 रुपए और ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू है 120 रुपए। सवाल के अंदर आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सवाल में आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। सवाल में क्या अवेलेबल है? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट। अब अगर सवाल में आपको फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट अवेलेबल है तो सवाल यह राइज होगा कि ऐसी सूरत में रूल कौन सा लगेगा। भाई मैंने कहा है कि बेहतरीन यह है कि जो चीज जा रही है उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल हो, तो दैट विल बी सफिशिएंट। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में कैश पेड भी है, कहां लिखा हुआ है कैश पेड? अच्छा सॉरी, अदर इंफॉर्मेशन में उसने फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी दी है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी दी है और साथ उसने कैश पेड भी दिया है। सिनेरियो 1 अप करते हैं। जाने वाला मोबाइल 130 का था, जो नया मोबाइल है वो 150 का है और कैश पेड 12 है। अजम्पशन लेते हैं जी कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज गिवन। आपको फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स गिवन है। अब ऐसी सूरत में हमारी जनरल एंट्रीज क्या होंगी जब फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स गिवन है? एसेट न्यू हमारे पास आ रहा होगा, एसेट ओल्ड हमारे पास से जा रहा होगा, अकाउंट रिडक्शन होगी, कैश इन्वॉल्व होगा, बैलेंसिंग गेन और लॉस आ जाएगा। अच्छा, पहली बात, टॉप से पकड़ें, जाने वाले एसेट की कॉस्ट क्या है? 200, सबसे टॉप से देखें, और जाने वाले की अकाउंट रिडक्शन 80 और कैश पेड 12। अब जो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालनी है उसमें सवाल में डेटा अवेलेबल है कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज गिवन। दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है। अब अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है सवाल में, तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? दोनों की अवेलेबल है तो बेहतरीन है, फिर आप पुराने की फेयर वैल्यू लें प्लस एनी कैश पेड। तो ये रेड से देखें मैं क्या लिखने लगा हूं, 130 जमा 12 इज इक्वल टू 142। तो 142 इज द प्राइस ऑफ न्यू एसेट। अब गेन लॉस निकालने, कितना निकला? लॉस है गेन है? टेन का गेन है, नोट कर लें। जनरल एंट्रीज, पेज नंबर कौन से? 1026। अगली एंट्री लिखिए। अगला सवाल है जी, सिनेरियो नंबर 2। वो कहते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन। फेयर वैल्यू ऑफ ओनली, पेपर में आपको कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन। अच्छा जी, जर्नल एंट्री करते हैं।
पुराने की कॉस्ट 200, पुराने की कमोडिशन 80। अच्छा, कैश पेड 12। ए फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन। आप बाजार में लेके गए, पुरानी चीज आपकी इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उसकी फेयर वैल्यू लग नहीं पा रही थी। ये वजह होती है, पुरानी चीज आपकी इतनी पुरानी हो गई थी, उसकी फेयर वैल्यू लग नहीं पा रही थी। तो ए फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन, द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। तो व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट? 150। ओके, सो व्हाट इज अगेन? नोट, ये हो गया सिनेरियो 2। गाड़ी से वो स्पीकर वगैरह, माइक वगैरह सारी चीजें निकाल ली। आगे चलें जी। A question may attempt in paper where the fair value of both assets is not given। दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। अब जाने वाले की भी फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, और जो एसेट आ रहा है उसकी भी फेयर वैल्यू गिवन नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है पेपर में लिखा हो कि फेयर वैल्यूज तो मालूम है लेकिन ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। जी, जाने वाले एसेट की कॉस्ट, accumulated option cash 12। if fair value of both assets is not given, then cost of new asset is equal to book value of old plus cash paid। so what is the book value of old? 120 plus cash paid 12, 132। so what is balancing? 0। अभी पिछली क्लास से नहीं है, पहले दिन आए हो। ओके, अगर दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है या पुराने एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है, तो फिर पुराने एसेट की फेयर वैल्यू प्लस कैश पेड। नीचे वाली बात छोड़ें। पॉइंट 2, इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन। अगर फेयर वैल्यू किसकी गिवन है? न्यू एसेट की, तो द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। पुराने की गिवन ही नहीं है तो फिर कैश नहीं इन्वॉल्व करना गलती से भी। एंड इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज नॉट गिवन, देन बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड। या ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस की कमी पाई जा रही है। मे बी इसमें फेयर वैल्यू गिवन हो आपको दोनों की, लेकिन जब ट्रांजैक्शन में कमर्शियल नियत ही नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड। means no cash flow change is expected in future। आमतौर पे ये पेपर में ऐसे लिखा होता है, फ्यूचर में इसकी वजह से कैश फ्लो चेंज नहीं आएगी। जी समीर भाई, फ्यूचर में इनकी वजह से कैश फ्लो चेंज नहीं आएगी, यानी गाड़ियां सरोमेर सारा से तब्दील कर लें तो जो काम उससे कर रहे हैं वही वाला काम करते रहेंगे। थर्ड सिनेरियो में अगर लिस्ट प्राइस दी हो न्यू एसेट की, तो फिर वो फेयर वैल्यू ही है। नहीं, फेयर वैल्यू ही देगा वो, फेयर वैल्यू ही लिस्ट प्राइस होती है। और क्या होती है? लिस्ट प्राइस पर ना लेना, फिर फेयर वैल्यू को लेस को ले लेना। अच्छा, अब FR1 में कोई ऐसे सवाल आ रहे हैं? चलो मैं देख लेता हूँ उनको फिर। ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या कैसे टेस्टिंग कर रहा है, मैं देख लेता हूँ। मैं ये नोट कर लूँ इसको, मैं देख लेता हूँ। मैं फिर इसका जवाब कल दोबारा दे दूंगा।
कल, अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वही सब बुक्स इतनी जल्दी खत्म हो गई, 15 सिर्फ आई थी। अच्छा, कई दफा ना ऐसे हो सकता है कि सवाल के अंदर ये लिखा हो कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज गिवन। ये सवाल में लिखा हो कि दोनों की गिवन है, बट एक लाइन आ जाए कि फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट देन फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, यानी नए एसेट की फेयर वैल्यू के ज्यादा सबूत मौजूद हैं एज कंपेयर टू पुरानी की फेयर वैल्यू, देन इट्स फेयर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट। यानी इसको फिर सेकंड सिनेरियो की तरह ही डील करेंगे। यानी पेपर के अंदर एक सवाल आया इस तरह का, ये सवाल नोट कर लेते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड 5, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू 13, कैश पेड इज 3, और पेपर में लिखा हुआ था फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज मोर एविडेंट। नए की फेयर वैल्यू के ज्यादा शफायत मौजूद हैं। इसका मतलब है पुराने की फेयर वैल्यू में कोई तुक्का लगा है, कोई अंदाजे लगे हैं। फिर क्या करें? ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में आप जल्दी बताएं। हाँ, ऐसी सूरत में आप कॉस्ट लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। तो कॉस्ट क्या बन जाएगी? व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट? ये तस्वीर खींचो, ये मिसाल नोट करो। अस्सलाम वालेकुम। फोटोकॉपियर को क्या ये 38 का एक प्रिंट भेज दे पूरे का, एक स्टैंडर्ड, सिर्फ उस चैप्टर का, 2-4 मिनट में चाहिए, जल्दी। कल सुबह आके आपने याद कराने क्लास में एक दफ़ा इनको ज़रा रिवाइज करेंगे, ये वो आप ही की जिम्मेदारी है याद करवाना। ओके, आगे चलें। गवर्नमेंट ग्रांट्स, जी हाँ, इंस्टॉलेशन चार्जेस तो उसके बाद की चीज़ है ना, वो तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। गवर्नमेंट ट्रांसफर्स आर एलोकेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। गवर्नमेंट कभी कभी आपको इंटेंजिबल एसेट ट्रांसफर कर देती है, सच एज एयरपोर्ट लैंडिंग राइट, लाइसेंस टू ऑपरेट रेडियो और टेलीविजन स्टेशंस, import licenses or quotas or rights to access other restricted resources. An intangible may be acquired free of charge or for nominal consideration. ये दोनों तो एक ही हो गया ना, तकरीबन मुफ्त में लिया या ना होने के बराबर पैसों में लिया। बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, IS 20 accounting for government grants and disclosure of government assistance allows the intangible asset and the grant. IS 20 कहता है कि intangible asset और grant को रिकॉर्ड करो उनकी फेयर वैल्यू पे या नॉमिनल अमाउंट पे, और नॉमिनल अमाउंट में फिर या फेयर वैल्यू में जमा कर देना एनी एक्सपेंडिचर्स डेट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रिपेयरिंग द एसेट। कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो आपके लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो उसको जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर देना। ओके, तो दिस इज ट्राइंग टू से। अब सवाल क्या राइज होगा? अब सवाल ये राइज होगा कि गवर्नमेंट ग्रांटेड द एंटिटी एंड इंटेंजिबल वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2000, however fair value of intangible is 50,000। हमने ना होने के बराबर पैसे दिए। कितने पैसे दिए? 2000, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू कितनी है इंटेंजिबल की? 50,000। एंड द लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 5 years, उसकी लाइफ 5 years है। ओके, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल की जनरल एंट्रीज करें। देयर आर 2 ऑप्शंस, यहाँ पे 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ईदर आई विल रिकॉर्ड इट एट
nominal amount, or I will record it at fair value. Achha, when I will record it at nominal amount, there will be no concept of deferred grant. यानी कि फिर कोई चक्कर नहीं होगा. देखें कैसे. If I record it at nominal amount, what is nominal amount? 2000. So intangible debit, cash credit with an amount of 2000. And because its life is 5 years. So on Yekam January 2001 is ये entry 31/12/X1 क्योंकि डेट्स नहीं दी हुई सवाल में. Amortization debit, accumulated amortization credit 2000 divided by 5 कितना 400. But this is if I record them at nominal amount. If I record them at nominal amount. But if I record them at fair value, then on Yakam January X1, the entry will be intangible debit, cash, credit. So I am supposed to record it at fair value. But the cash paid is only 2000. Now where the remaining will go? अब हमारी खुशी आ गई है, लेकिन इस खुशी को फौरन P&L में नहीं डालना. इस खुशी को वैसे वैसे P&L में डालना है जैसे जैसे एसेट को अमोर्टाइज करना है. Deferred grant. जी 48,000. Now what we are supposed to do is amortization expense debit and accumulated amortization credit 50,000 is equal to 10,000 and अब डेफर्ड ग्रांट डेबिट करें एंड ग्रांट इनकम या फिर आप P&L क्रेडिट कर दें. 48,000 को कितने सालों में खत्म करें? 5 सालों में. जी 96. IS 21 के भी ला दें नोट्स इनको पिछले टॉपिक के. सो दोनों ऑप्शंस में से एक अगर चूज करें तो कंसिस्टेंसी से अप्लाई करें. दोनों ऑप्शन में से एक चूज करें तो उसे क्या कहेंगे? नहीं, उसे कहेंगे क्या? ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है. इसको है एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी हमने अडॉप्ट कर लिया है. अगर 2 चॉइसेस अवेलेबल हों, उनमें से एक चॉइस ऑप्ट कर ली जाए तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी हमारी सेलेक्ट हो जाती है या चेंज हो जाती है? सेलेक्ट हो जाती है. पहली दफा जब करते हैं तो उसे सिलेक्शन कहते हैं. तो इन दोनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट कर ली जाए, इसको हम करार दे देंगे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी.
हो गया जी, चलें आगे चलें। अच्छा जी, आज हमने शुरू करना है वेबसाइट कॉस्ट्स। सो कम ऑन पेज नंबर 1037। 1037। Okay, so what is the difference between this Pepsi company website and this Dolenz website? What difference you feel? It is Pepsi company website. It is Pepsi company website, food, beverages. And it is Dolenz website. जी, पेप्सी कंपनी वेबसाइट इज जस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे फ्रेश बोतल या फ्रेश चीटोस चाहिए, चीटोस लिखे हुए थे, फ्रेश बोतल या फ्रेश चीटोस चाहिए तो मैं फैक्ट्री से डायरेक्ट ऑर्डर करता हूँ। ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? ये चीज़ें आपको बाजार में ही खरीदने से मिलेंगी। ये पेप्सी वाले नहीं बेचेंगे। ये या तो आपको जो है वो रिटेलर्स की दुकान से मिलेंगी या कोई भी आपके करीबी दुकान है वहाँ से आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। या आप ऑनलाइन ऑर्डर जो है किसी स्टोर से कर सकते हैं, पेप्सी वालों की वेबसाइट पे जाके ऑर्डर नहीं कर सकते कि रात को 8 बजे उसको 10 बजे जो है ऑर्डर करें कि 11 बजे तक मेरे घर के अंदर जो है वो बोतलें पहुंची हों। तो पेप्सी कंपनी की वेबसाइट पे आमतौर पे इधर देखें प्राइसेस भी नहीं उन्होंने डाली हुई चीज़ों की, वो प्राइसेस क्योंकि मार्केट में रेडीली अवेलेबल हैं। तो मतलब ये कि अगर आप प्राइसेस डाल भी दें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्रेस करके उसको जो है ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये जो वेबसाइट है, ये देखें आप, डॉलेंस की वेबसाइट का हमने एक लिंक लिया है, तो प्राइस लिखी हुई है, पहले 77,000 का था, 57,000 के, जाके जरा ले लीजिएगा आज। ओके, तो अब सवाल क्या राइज होता है? सवाल ये राइज होता है कि स्टैंडर्ड कहता है कि कभी कभी आप वेबसाइट इंटरनली जनरेट करेंगे। कभी कभी आप वेबसाइट क्या करेंगे? इंटरनली जनरेट करेंगे, मींस कि आप मेहनत करके खुद बनाएंगे। तो अगर पेप्सी वालों ने वेबसाइट को इंटरनली जनरेट किया है और इंटरनली जनरेट किया है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि उस पर अपनी प्रोडक्ट्स की क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट। आज से चंद साल पहले जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी तो फिर सीए के कॉलेजेस वालों की भी वेबसाइट्स बनी हुई थी, लेकिन वो सिर्फ किस पर्पस के लिए थी? एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए। लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो उन वेबसाइट्स के ऊपर अगर आप जो है वो करें तो ऑनलाइन कोर्सेज भी लॉन्च होने लग गए और वेबसाइट के जरिए ही ऑर्डर प्लेस करके आप ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए, जिसकी वजह से वो वेबसाइट्स जो पहले सोलली एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए यूज होती थी, अब वो वेबसाइट्स यूज होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डायरेक्टली जनरेटिंग द रेवेन्यू। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज 1037, intangible assets, website costs. An entity may incur expenditure on development and operation of its own website. ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर तो आमतौर पे फिर आगे एक्सपेंस में ही जाएगा, तो पहले डेवलप किया जाएगा वेबसाइट को, फिर उसे ऑपरेट किया जाएगा। अच्छा, वेबसाइट मे बी फॉर एक्सटर्नल एक्सेस एंड मे बी फॉर एक्सटर्नल एक्सेस के लिए वेबसाइट वो होगी जिसका आप यूआरएल डालेंगे और आप एक्सेस कर लेंगे, और इंटरनल वेबसाइट वो होगी जो हो सकता है पेप्सी या डॉलेंस वालों ने अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाई हो, सिर्फ उसमें एम्प्लॉइज देखता हो मेरी छुट्टियां कितनी बनी, मेरी सैलरी कितनी कटनी है, मैंने सामान जो है वो पेप्सी के फलां ब्रांच से मंगवाना है, ये करना है, वो करना है, रॉ मटेरियल का ऑर्डर करना है, आपस में इंटरनल कम्युनिकेशन हो। मिसाल के तौर पे वाइस प्रिंसिपल साहब ने प्रिंसिपल साहब से कोई बात करनी है
और वाइस प्रिंसिपल साहब ने जो है वो आगे टीचर्स को कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है, वो सारा का सारी कम्युनिकेशन जो है वो हो रही होगी इंटरनल एक्सेस वाली वेबसाइट पे, उसकी एक्सटर्नल एक्सेस नहीं होगी। लेकिन अगर टीचर्स ने कोई बात स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करनी है तो वो फिर इंटरनल एक्सेस वाली वेबसाइट, स्टूडेंट्स को उसका एड्रेस नहीं बताया जाएगा, वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंशियल एड्रेस होगा जो मैनेजमेंट के बंदों के पास होगा। तो अगर एक वेबसाइट आप अपनी इंटरनल बना लें तो उसको ये कहा जाएगा कि ये इंटरनल एक्सेस वाली वेबसाइट है, और जिसमें आप जो है वो बाकी लोगों को भी अलाउ करें एक्सेस, वो एक्सटर्नल वेबसाइट वाली एक्सेस है। मैंने जो आपको दोनों दिखाई हैं वो बताएं कौन कौन सी बनती हैं। वो दोनों ही एक्सटर्नल एक्सेस की हैं, क्योंकि एक्सटर्नली एक्सेसिबल थी तो हमने उनके स्क्रीनशॉट लिए ना। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने जाती इस्तेमाल के लिए वेबसाइट बना ले जिसमें अपने एम्प्लॉइज को फैसिलिटेट करना मकसद हो, तो फिर वो इंटरनल एक्सेस के लिए होगी। इसमें तो स्टोर होंगी कंपनीज पॉलिसीज, कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर को अप्रोच नहीं करेंगे हम, बस कस्टमर डिटेल्स इसमें लिखी होंगी, सर्च रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो एक्सटर्नल एक्सेस के लिए वेबसाइट्स हैं, इसमें जो पहली वाली है पेप्सी की है, जैसे प्रोमोट एंड एडवर्टाइज ऑन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज लोग देते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देने लग गए हैं लोग, और सेल्स की अपनी चीज सही करनी है, कंप्यूटर में कोई मसला आ रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज ले लें। सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दराज एंड टीसीएस, कोरियर सर्विस एटसेट्रा। अच्छा, इश्यूज क्या हैं? इसको कहते हैं SIC 32 स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी थी पहले पुराने स्टैंडर्ड्स में, अब तो इफ्रिक कहते हैं इसको। वो इफ्रिक देखेंगे क्या होते हैं हम। SIC नंबर 32 है, 31 SIC आए थे तो फिर इस 32वें की जरूरत पड़ी, क्योंकि IS 38 के अंदर इंटेंजिबल, अगर वेबसाइट कॉस्ट डेवलप आप कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो उसके बारे में गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी। द इश्यूज आर वेदर द वेबसाइट इज इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल, पहला ये सवाल होगा, एंड द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और अगर इंटेंजिबल है तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। An entity's own website that arises from development, आपकी अपनी वेबसाइट जो आपने खुद डेवलप की है और इंटरनल एक्सटर्नल एक्सेस के लिए है, इज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल। वो इंटरनल एक्सेस वाली भी इंटेंजिबल है। अच्छा, क्योंकि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे ना कॉस्ट सेविंग के फॉर्म में। इज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट दैट इज सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 38, और उस पर फिर IS 38 की रिक्वायरमेंट्स नहीं लगेंगी, कहते कोई ऐसी मैं नई चीज नहीं आपको पढ़ाने लगा। तो entity's own website that arises from development and is for internal or external access is an internally generated intangible that is subject to requirements. But एक exception आई नीचे, but लिखेंगे तो वो फिर एक फिक्रे का रिदम बन जाएगा। but ऊपर कह दिया ये इंटेंजिबल है, but लिखा तो गायब हो गया सब कुछ। But if a website is solely developed for promoting and advertising its own products and services, then an entity will not be able to demonstrate how, जैसे पेप्सी वाली हमने देखी। But if a website is developed solely for promoting and advertising its own products and services, then an entity will not be able to demonstrate how it will probable economic benefit लेगी. All expenditure on developing such a website should be recorded as an expense when incurred. तो इसको फिर कहां डाल दें? एक्सपेंस में डाल दें। रीजन, लॉजिक याद करें, लॉजिक बताएं, बीच में कहीं लिखा हुआ ना, देन एन एंटिटी विल नॉट बी एबल टू डेमोंस्ट्रेट हाउ इट विल। तो अब ये पता नहीं चला कि इस वेबसाइट की वजह से कितनी सेल हुई, लेकिन डॉलेंस वालों को पता होगा कि फिजिकली कितने लोग AC लेने आए और वेबसाइट से कितनों ने ऑर्डर किए। द नेचर ऑफ ईच एक्टिविटी फॉर एक्सपेंडिचर इज incurred. The nature of each activity for which expenditure is incurred and the website stage of development or post development shall be evaluated to determine the appropriate accounting treatment. Each activity for which expenditure is incurred. अगले सफे पे भी ना जाएं, ये एक्टिविटीज होंगी, इनके लिए एक्सपेंडिचर्स इनकर होंगे। The nature of each activity for which expenditure is incurred, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज भी हो सकती है, मेंटेनिंग वेबसाइट भी हो सकती है, एंड द वेबसाइट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, और कहां तक डेवलप हो गई है, और डेवलपमेंट के बाद भी कई दफा थोड़ा बहुत काम होता रहता है वेबसाइट पे, शैल बी इवैल्यूएटेड टू डिटरमिन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये तो वैसी लाइन लिखी हुई है, ये क्या टेस्ट होनी है। कंक्लूजन, एन एंटिटीज ओन वेबसाइट इज एन internally generated intangible asset if
वो जो हर स्टैंडर्ड में बात लिखी होती है, फ्यूचर में बेनिफिट आएंगे और कॉस्ट कैन बी। यूजफुल लाइफ ऑफ वेबसाइट शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। जाहिर बात है वेबसाइट 50-50 साल तो नहीं रहती, 2-3 साल बाद लोग बदल देते हैं। आईकेएफ की वेबसाइट भी आप देख रहे हैं अक्सर बदलती रहती है उसको। SAC 32 डज नॉट अप्लाई को छोड़ें। अच्छा जी, जब हम वेबसाइट किसी और एंटिटी से वेबसाइट खरीद रहे हैं जी, परचेज वेबसाइट तो एसेट ही होती है, और अगर उसमें उसका हम बात करनी है, उसकी हम बात करेंगे। ओके अच्छा मोहतरम, ये जो अल्फाज हैं इनको जरा गौर से देखना है और ये 4 लफ्ज पढ़ें। ये रिसर्च और डेवलपमेंट मैंने अपनी तरफ से लफ्ज डाला है, इन लफ्जों को हम किताब से काटेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड ने ये लफ्ज यूज नहीं किए। स्टैंडर्ड ने लफ्ज यूज किए हैं प्लानिंग, और उसके बाद अगले 3 लफ्ज अलग यूज किए हैं। प्लानिंग, प्लानिंग रिसर्च की तरह का है। फिजिबिलिटी स्टडीज, वेबसाइट बनाने से पहले फिजिबिलिटी लेके बाकी लोगों ने कैसे वेबसाइट बनाई हुई है, हार्डवेयर कितने जीबी रैम चाहिए होगी, सॉफ्टवेयर कौन सा वाला चाहिए होगा वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने लगे हैं ना, उसके लिए वो चीज़ें चाहिए। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, हार्डवेयर किससे लें, क्या क्या चीज़ किससे लें तो ये काम चलेगा, और फिर अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करें कि इनमें से आपने क्या चीज़ प्रेफर की है, पसंद की है। तो ये 4 नाम आएंगे पेपर में, तो आपने इनको कहाँ डाल देने, एक्सपेंस में डाल देना, क्योंकि ये कौन सी एक्टिविटी है, रिसर्च, बल्कि हम इसको नाम देंगे प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज, ऊपर स्टेज लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, यानी कि वो बेस डेवलप करें। इसमें आप सबसे पहले डोमेन नेम लें। आप हुकूमत को कहें कि मैं अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहता हूँ www.bablubhalu.com, तो ये डोमेन नेम शायद आपको इजीली मिल जाए क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कोई ऐसा डोमेन नेम लें जो किसी ने चुना ना हो। उसके बाद डेवलप करें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वो होता है जैसे विंडोज़ में होती है ना, उस तरह ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। और सर्वर, मेन सर्वर होता है जिसके ऊपर हमारा डाटा सेव होता है। अच्छा, इसमें कुछ तफसील है कि ये पीपी में कब जाएगा और ये यहाँ कब जाएगा, इस डिस्कशन को हम बाद में करेंगे। अच्छा, डेवलपिंग कोड फॉर एप्लीकेशन, जाहिर बात है कोड लैंग्वेजेस यूज़ करें, पता नहीं कौन कौन सी होती हैं, C++, वो जावा, ये लैंग्वेजेस यूज़ करें और डेवलप करें कोड उसका। उसके बाद इंस्टॉल करें डेवलप्ड एप्लीकेशंस को वेब सर्वर के ऊपर। जो आपने सर्वर खरीद लिया है, सर्वर हार्डवेयर होता है ना, सर्वर के ऊपर, सर्वर लिख लें हार्डवेयर, वेब सर्वर हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर आप डेवलप जो एप्लीकेशंस कर रहे हैं, जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, उनको आप इंस्टॉल करना शुरू करें। स्ट्रेस टेस्टिंग करें जिसमें आप लोड डाल के देखें कि एक वक्त में, मिसाल के तौर पे आईकेएफ की वेबसाइट पे अगर 10,000 बच्चा अपना चेक करने आ जाए रिजल्ट, तो लोग कहते हैं वेबसाइट बैठ गई है। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग होती है कि अगर एक वक्त में ज़्यादा लोग अप्रोच करेंगे तो वेबसाइट का क्या बनेगा। और उसमें आगे ग्राफिकल डिज़ाइन की तरफ चले जाएं, अपीयरेंस कैसी होगी, कलर्स कैसे होंगे पेजेस के। और कंटेंट डेवलपमेंट में आप उसके अंदर जो अंग्रेजी वगैरह डालते हैं वो सारी आ जाएगी। क्रिएट कर लें, वो खुद परचेज कर लें, किसी से प्रिपेयर कर लें, और फिर उस इंफॉर्मेशन को अपलोड कर दें ऑन द वेबसाइट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट्स डेवलपमेंट। ये वेबसाइट की डेवलपमेंट कंप्लीट होने से पहले पहले सारे काम जो है वो कर लिए जाएं, तो इसका नाम रखा जाएगा कंटेंट डेवलपमेंट। तो ऊपर वाले 4 नाम आ रहे हुए तो उन्हें एक्सपेंस में डालेंगे, और ये वाले 7 नाम आ रहे हुए, 5 ये और 7, इनमें ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर असल में बनाना, ये देखेंगे क्या है, इसको अभी छोड़ें। तो ये वाले सारे नाम आ रहे हुए तो इनको डेवलपमेंट में डालेंगे। दीज विल बी कैपिटलाइज्ड हाउएवर इफ रिकॉर्डिंग, अब इनको 6-7 दफा पढ़ना है बस घर जाके, मजबूरी है, क्या करें। These will be capitalized, however, if recording criteria of IS 38 is not met, then it will be expensed. अगर IS 38 का रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा ना हुआ, वो जो 6 शराइत हमने पढ़ी थी, वो 6 शराइत अगर पूरी ना हुई तो फिर इसको भी कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान अगर आपने कोई तस्वीरें ली और उसके लिए फोटोग्राफर को पैसे दिए, तो वो फिर आपके एक्सपेंस में जाएंगे, क्योंकि डेट इज सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज, ये सारी डेवलपमेंट फेज है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस इज एक्सपेंस्ड। फॉर एग्जांपल, प्रोफेशनल फीस पेड टू एक्सपर्ट फॉर टेकिंग द डिजिटल पिक्चर्स ऑफ एंटिटीज प्रोडक्ट्स। तो ये बातें याद करें। अब फिजिबिलिटी स्टडीज करना,
डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, सप्लायर सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस। इसको एक्सपेंस में डालेंगे। डोमेन नेम लेना, फिर उसके बाद कोड डेवलप करना, उसके बाद इंस्टॉल करना, उसके बाद टेस्टिंग करना, अपीयरेंस ऑफ पेजेस बनाना और कंटेंट क्रिएट करना, ये सारा कैपिटलाइज होगा। ऑपरेशनल फेज तो एक्सपेंस में जाती है, क्योंकि जैसे एसी इंस्टॉल हो गया उसके बाद उसके ऊपर रिपेयर होगी, तो डेट इज लाइक ऑपरेशनल फेज। ऑपरेशनल फेज में आप कभी कभी ग्राफिक्स को अपडेट कर देते हैं जरा अच्छी नजर आए, कभी कोई नए फंक्शंस ऐड कर देते हैं, कोई एक दो बटन वेबसाइट पे ऐड कर देते हैं, वो यूजर्स कह रहे थे बटन नहीं है ये लगाओ। रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद द सर्च इंजन, गूगल वालों को पैसे देते हैं, किसी और को पैसे देते हैं कि यार जब लोग लिखें कि अच्छे कैलकुलेटर कहाँ से मिलते हैं तो हमारी वेबसाइट का नाम ऊपर आए। डेटा बैकअप करते हैं आप, सिक्योरिटी एक्सेस को देखते हैं, किसी सिक्योरिटी कंपनी से कहते हैं कि इसके ऊपर फायरवॉल इंस्टॉल कर दे, कोई एंटीवायरस इंस्टॉल कर दे। एनालाइजिंग यूजेज ऑफ वेबसाइट्स, और वेबसाइट की यूजेज देखते हैं, अक्सर मॉनिटर करते रहते हैं, सुबह कितने कस्टमर देखते हैं, दोपहर को कितने कस्टमर आते हैं, रात को कितने आते हैं, कितने बच्चे किस टाइम क्लासें ले रहे होते हैं, एनालाइज करते हैं आप। कहते हैं ये इस पे अगर कोई भी खर्चा आ रहा है आपका तो इसको आपने हमेशा किस में डालना है, एक्सपेंस में, अनलेस इट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ IAS 38 फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। ये जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया है ना, ये वो नॉर्मल वाला नहीं है। सब्सिक्वेंट का क्राइटेरिया ये होता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट आए वेबसाइट पे, एक्स्ट्रा बेनिफिट यानी आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करें या कॉस्ट सेव हो। अच्छा, इसके बाद मिसाल के तौर पे ना आपने वेबसाइट में कोई नया फंक्शन ऐड किया, नया फीचर ऐड किया, जिसकी वजह से कस्टमर्स को कोई पिक्चर्स खोलने में मसला आता था, लेकिन आपने कहा पिक्चर में अलग से फाइल बना के अपलोड कर देता हूँ, तो इससे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट शायद ना आए। लेकिन अगर पहले आप कैश ऑन डिलीवरी रखते थे, अब आपने कैश ऑन डिलीवरी की बजाय अकाउंट में पेमेंट भी अलाउ कर दी, तो हो सकता है इससे कस्टमर्स जो कैश घर में नहीं रखते थे वो आपकी चीज़ें खरीदने लग जाएं। तो इस एक्स्ट्रा फीचर को आप कह सकते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो बेसिक क्राइटेरिया IAS 38 का तो मीट करे। कॉस्ट कैन बी मेड अलाइबल एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, ये बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, और साथ वो 6 क्राइटेरिया होते हैं, वो तो पूरे करने हैं। लेकिन साथ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया ये है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को आमतौर पे कैपिटलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि वो नॉर्मली वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए होता है, एनहांस करने के लिए नहीं होता। लेकिन अगर वो कभी वेबसाइट को एनहांस करने के लिए यूज हो, जिसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट आए, तो फिर मिसाल के तौर पे एडिंग अलाउइंग ऑनलाइन पेमेंट्स, तो हो सकता है आप इससे कहें कि मेरी सेल में बूस्ट आया है, तो फिर आप इसको कैपिटलाइज कर दें। और बाकी नॉर्मल जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अदर सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। इनएफिशिएंसीज ये होता है यानी वेबसाइट आपने बना दी है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, लोग चीज़ें ही नहीं खरीद रहे उससे आके। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, शुरू में लॉसेज आने लगे हैं आपको, एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं वेबसाइट कैसे चलानी है, इन सबको कहाँ डालने हैं, एक्सपेंस में। सेलिंग एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर अनलेस इट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अगर कभी पेपर में लफ्ज आ जाए ना कि ये खर्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं वेबसाइट के बनाने के लिए, तो फिर आप बेशक इनको जो है वो कैपिटलाइज कर दीजिएगा। अगर लफ्ज आए कि दीज एक्सपेंडिचर्स आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग द वेबसाइट, वरना ना डालिएगा। चलें जी, अप्लाई करना शुरू करें इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सवाल के ऊपर। निकालें पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 जी। हाँ कर लें, ईयर एंड पे डेवलपमेंट फेज में तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें। जी
क्वेश्चन 16 करें जी। रीजन ज़बानी सोच लें आप लोग। अब देख लें क्वेश्चन 16 खोल के रखना है या अपनी किताब में आपने जो है वो वेबसाइट कॉस्ट वाला सफ़ा खोल के रखना है, क्योंकि ये अल्फाज आपको ज़बानी याद तो नहीं भी हुए होंगे। चार 5 मिनट लें, 3-4 मिनट लें, कॉस्ट निकालें और रीजंस ज़बानी सोच लें। जी क्या निकली है कॉस्ट? दो आवाजें आई हैं, 9 और ये दूसरों की 10। 10 में क्या डाला है? एक ज्यादा 9 आनी चाहिए। Ajwa Limited is engaged in the business of manufacturing and trading of consumer goods. On 2 जुलाई 2021 AL launched its own website. अच्छा, सबसे पहले इसने उल्टा काम शुरू किया, इसने लॉन्चिंग डेट ही दे दी। वेबसाइट लॉन्च ऐसे नहीं होती कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दी। वेबसाइट लॉन्च ऐसे होती है कि आपने जनरल पब्लिक को बता दिया कि यार हमारा कारोबार है, अब हमने उसकी वेबसाइट भी बना लिया। अब ये इसका यूआरएल है, यूआरएल कहते हैं पता नहीं, यूनिवर्सल रिसोर्स एलोकेटर या लोकेशन जो भी होती है, लोकेटर जो भी, पता नहीं क्या होता है। तो जो वेबसाइट का एड्रेस का जो नाम होता है, वेबसाइट का जो नाम होता है। ऑन 2 जुलाई वी लॉन्च इट्स ओन वेबसाइट। तो सबसे पहले इसने लॉन्च की डेट दी, बनानी कब शुरू की ये नहीं बताया उसने, डायरेक्टली लॉन्च की डेट दे दी आपको। अब देखते हैं बनानी कब शुरू की थी। द वेबसाइट वाज डेवलप्ड इंटरनली व्हिच मेट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। अच्छा, 6 क्राइटेरिया पूरा हुआ है, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हुआ, क्राइटेरिया जो IS 38 में पढ़ते थे। यह कम मई को, इसका मतलब है कि मई और जून में अच्छी वाली डेवलपमेंट चली है, वो वही बातें 6 वाली। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकर्ड फॉर वेबसाइट आर एज फॉलोज। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ये है। ऑल कॉस्ट फॉर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द मेंशन पीरियड का मतलब बताएं। ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली, क्या मतलब है? मतलब ये है ऑल कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली का कि अगर ये थ्रू आउट द मेंशन्ड पीरियड लिखा हुआ है ऊपर, थ्रू आउट द मेंशन्ड पीरियड और साथ स्टार लगा हुआ है, यानी कि अगर ये कॉस्ट 3 महीने की है तो इसे डिवाइड करोगे 3 से तो 1 महीने की निकल आएगी, ये मतलब होता है इस बात का। अच्छा, अब इस सवाल में एक मसला बताएं कि इसकी डेवलपमेंट शुरू कब हुई?
पिछले साल से, लेकिन हम 1 जनवरी से वो हम लाइन लगाते होते थे ना एक ऐसे, यहां से यहां तक पूरा प्रोजेक्ट चला, लैब खुली रही और लैब में वेबसाइट बनती रही, वो लाइन लगवाएं मुझे कैसे लगेगी? भाई बड़ा क्लियर है, सवाल में सिर्फ 21 के खर्चे दिए हुए हैं और 2021 में खर्चा जनवरी से होना शुरू हो रहा है बस। तो ये लाइन इस तरह लगेगी, वो जो एक दिन भाई ने आके लगाई थी, जनवरी से जुलाई वाइट कपड़ों वाले लैब में मौजूद रहे, उसमें जनवरी से मई तक को हम एक्सपेंस में डाल देंगे और मई से ब्लैक लाइन क्या शो कर रही है? टोटल पीरियड, टोटल पीरियड इज 6 मंथ्स। रेड लाइन क्या शो कर रही है? 6 मंथ्स को ब्रेक करें, 4 को एक्सपेंस में डालना है और 2 को कैपिटलाइज करना है। तो मेरे ख्याल से आज के बाद ब्लैक और रेड लाइन ही यूज कर लेते हैं। ब्लैक लाइन विल शो द फुल पीरियड एंड द रेड लाइन विल शो यस कि कितना एक्सपेंस में डालना है और कितना कैपिटलाइज करना है। सो दैट्स व्हाई आफ्टर डूइंग दिस डिस्कशन, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल विल बी expensed, but May, June will be capitalized. चलें, let's start now. But मई जून में कैपिटलाइज वही करेंगे जो प्लानिंग फेज ना हुई। अगर मई जून में भी प्लानिंग फेज चल रही हुई तो फिर तो मसला होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, जनवरी फरवरी मार्च में चला है। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस, ये कौन सी फेज है? प्लानिंग फेज। जब ये प्लानिंग फेज है तो प्लानिंग फेज होने की वजह से इसको किस में डाल देंगे? अच्छा, अगर क्राइटेरिया पूरा हो भी गया होता तो भी 6 क्राइटेरिया पूरा, इसको एक्सपेंस में डालना था। द रीजन, इसके फेज ही कौन सी चल रही है? प्लानिंग फेज चल रही है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट है रीजन बताएं जिन चीजों को आपने इग्नोर करना है। तो 5 लाइनें छोड़ें और 5 लाइनों में कॉस्ट निकालेंगे हम। 5 लाइनें छोड़ के लिखना शुरू कर दें रीजंस। नंबर 1 लिखें, defining hardware and software specifications amounting to 0.5 million defining hardware and software specifications amounting to 0.5 million अच्छा, इस फिक्रे में सेंस नहीं बन रही, बताएं क्यों? पहले पूरा कर लें। will be relates to planning phase, ये बता के आना है पेपर में, relates to planning phase। therefore देखें इधर अब क्या करना है, therefore it will be charged as an expense when incurred। इसको एक्सपेंसेस में डाल देंगे जब इनकर होगी। इस फिक्रे के अंदर एक लफ्ज लगवाएं जिससे फिक्रे की सेंस बन जाए। ये देखिए फिक्रा पड़े, कोई सेंस नहीं बन रही। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन अमाउंटिंग टू 0.5 मिलियन। इस फिक्रे के शुरू में 2 लफ्ज लगाएं। फिक्रे के शुरू में डिफाइनिंग से पहले एक्सपेंडिचर ऑन। आप पढ़ें फिक्रा, आप सेंस बन रही है। असल में डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कोई लफ्ज नहीं है ना, एक्सपेंडिचर ऑन डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। वो मैंने शुरू में लफ्ज लिखवाना भूल गया था, लेकिन फायदा हो गया इसका उल्टा। फायदा ये होगा कि हमें पता चल गया कि फिक्रे की सेंस बना के चला करना है। तो एक्सपेंडिचर ऑन डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रिलेट्स टू प्लानिंग फेज, देयरफॉर इट विल बी चार्ज्ड एज एन एक्सपेंस। सैलरीज एंड जनरल ओवरहेड, जनवरी से जून चलते रहे। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वालों को क्या कर दें? एक्सपेंस, और मई जून वालों को कैपिटलाइज। तो इसमें फिर आप ऐसा करें कि
लिखें, ऊपर जो जगह छोड़ी हुई है पहले वहां आए, सैलरीज फ्रॉम मे टू, नहीं ऊपर जो जगह छोड़ी हुई है आप लोगों ने जहां कॉस्ट निकाल रहे हैं, एक तो मैं आपको रीजंस लिखवा रहा हूं ना, रीजंस में तो 1 लिख ली है, 2 लिखेंगे अभी जी। मई से जून में कितनी कॉस्ट हुई? ये पर मंथ है या टोटल है? ओए, ये टोटल कितने अरसे की है? 6 महीने की। ऑल कॉस्ट वर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द अबव मेंशन्ड पीरियड। तो ये 6 मिलियन अगर 6 मंथ्स की है तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 2 मंथ्स की कितनी है? अब 2 में से बाकी 2 चलेगी, बाकी कितनी रहेगी? 4। तो रीजंस में आए, सैलरीज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, सैलरीज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, बोलें। चलिए अमाउंटिंग टू पहले लिख लें, अमाउंटिंग टू 4 मिलियन, यानी 6 डिवाइड बाय 6 ज़रब 4, अमाउंटिंग टू 4 मिलियन। क्या लिख के आएंगे? नहीं, चार्ज एंड एक्सपेंस नहीं, period in which criteria is not met. हाँ इस तरह लिख के आए ना, रिलेट्स टू पीरियड वे रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज, रीजन बतानी है ना, रिलेट टू पीरियड वे रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया वॉज नॉट met, so they will be charged relates to period where recording criteria was not met, so these will be charged to expenses. Okay, next. डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट, कंटेंट डेवलपमेंट हुई है मई जून में। मई जून में कौन सी फेज चल रही है? अच्छी फेज चल रही है। कंटेंट डेवलपमेंट ढूंढे, कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, वो तो मेन हेडिंग से ही पकड़ा गया, कंटेंट डेवलपमेंट। तो इसको क्या करें बोले? कैपिटलाइज कर दें। इधर रीजंस नहीं देनी जी, बोले। रजिस्टरिंग वेबसाइट विद सर्च इंजन, रजिस्टरिंग वेबसाइट्स विद सर्च इंजन लिखें रीजनिंग में। एक्सपेंडिचर ऑन रजिस्टरिंग वेबसाइट, expenditure on registering website relates to कौन सी स्टेज? ऑपरेशनल स्टेज। Therefore it will be charged as an expense. अच्छा भाई, माना कि अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है मई जून, जून में तो अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है, फिर क्यों हम इसको एक्सपेंस में डाल रहे हैं? क्योंकि इस खर्चे की नेचर अपनी जात में ऐसी है कि
कि ये एक्सपेंस में जाएगा। इसी तरह मैं एक मिसाल दूं, IAS 38 जब हम पढ़े थे तो स्टाफ को ट्रेन करें अच्छी वैल्यू डेवलपमेंट फेज में या एडवर्टाइजमेंट करें अच्छी वैल्यू डेवलपमेंट फेज में, तो वो एडवर्टाइजमेंट करते रहे या स्टाफ को ट्रेन करते रहे अच्छी वैल्यू डेवलपमेंट फेज में, वो एक्सपेंस में जाएगा। लेकिन अगर साइंसदानों को तनख्वाह देंगे अच्छी वैल्यू डेवलपमेंट फेज में या कंज्यूमेबल यूज करेंगे या किसी और एसेट को इस एसेट के बनाने में इस्तेमाल करेंगे, फिर वो कैपिटलाइज होगा। अच्छा जी, तो ये 1 उधर चला गया। 1 की अमाउंट पता नहीं लिखी नहीं लिखी, आपने लिख लेनी चाहिए थी। एनुअल फीस फॉर वेब होस्टिंग, तो लिखें ये 1 आप लोगों ने डाला था जिन्होंने 10 लिया था, ये 1 तो नहीं डालना था ना, क्योंकि ये 1 फेज ही ऑपरेशनल है। तो लिखें 0.6 एनुअल फीस फॉर वेब होस्टिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, ये तो वैसे भी एनुअल फीस है, ये तो वैसे ही एसेट की कॉस्ट का पार्ट में है। एनुअल फीस फॉर वेब होस्टिंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देयरफॉर it will be charged in the period for which fees is paid। देखिए ईयर एंड वगैरह नहीं बताया ना सवाल में, देखिए इधर ईयर एंड वगैरह सवाल में नहीं पता हुआ, तो क्या करें फिर? इट विल बी चार्ज इन द पीरियड, क्या लिखवाया आगे? with which it relates, it will be charged in the period with which it relates, जिस पीरियड से ये रिलेट करेगी। ओके नेक्स्ट, आखिरी नबी का क्या? आगे चलें। एनुअल फीस फॉर वेब होस्टिंग हो गई। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय ट्रेनिंग लिख लें IAS 38 प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, इस तरह लिख दें, लिख दिया करें IAS 38 प्रोहिबिट द कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, therefore rupees 1.5 million will be charged to expenses। अच्छा जी, डिस्काउंट ऑफर फॉर लॉगिंग ऑन वेबसाइट्स, यानी कि आप फिजिकली मेरी दुकान पे आओगे तो चीज़ आपको 100 रुपए की मिलेगी, लेकिन अगर मेरी वेबसाइट से खरीदोगे तो 80 रुपए की मिल जाएगी। ये तो वैसे ही एडवर्टीजमेंट है, लेकिन डिस्काउंट्स ऑफर्ड फॉर लॉगिंग ऑन वेबसाइट्स इज will also be charged to P&L, being a revenue expenditure। Because it is a revenue expenditure, will be charged to expenses because it is a revenue expenditure। ओके, अब कॉस्ट टोटल निकल आई 9 मिलियन, लेकिन ईयर एंड और लाइफ वगैरह नहीं दी हुई, इसलिए डेप्रिशिएट अमोर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई दूसरा कार्ड जाओ।